Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we studies about the economics and our chapter is introduction and it is our fifth part. In this part we understand about the introduction of statics यानी statics के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इसमें statics की जब बात करते हैं तो नॉर्मली statics जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे नॉर्मल बिहेवियर में भी. तो स्टैटिक्स और डेफिनेशन की बात करें, द वर्ड स्टैटिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस. स्टैटिक्स की अगर बात करते हैं तो ये लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया है. इसका जो ओरिएंटेशन है या इसका जो फॉर्मेशन है वो स्टेटस से है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, द पॉलिटिकल स्टेटस, जिसका मतलब पॉलिटिकल स्टेट होता है. यानी कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें तो जो एक लेवल होता है, एक स्टैंडिंग सिचुएशन होती है, उससे ये रिप्रेजेंट करता है. नॉर्मली अगर बात करें टू लॉयल स्टैटिक्स की अगर बात करें, टू अ लॉयल मैन स्टैटिक्स इज नथिंग बट नंबर्स और फिगर. स्टैटिक्स की अगर बात करें तो नॉर्मली इसके स्टैटिक का कोई मतलब नहीं होता खास, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है वो नंबर या फिगर्स के साथ लिया जाता है. बट एज अ सब्जेक्ट वी आर कंसर्न विद द स्टैटिक्स एज अ स्टैटिकल मैथड. लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में देखें तो हम स्टैटिक को एक स्टैटिकल मैथड्स के रूप में देखते हैं. यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे मैथड्स होते हैं जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, क्लेरिफाई करने का काम करते हैं. आगे देखिए, द वर्ड स्टैटिक्स हैज बीन एक्वायर्ड अ वाइडर मीनिंग ओवर द ईयर्स एंड इट हैज द ग्रो टुडे एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लाइक अदर डिसिप्लिन. तो नॉर्मली अगर देखें तो समय के साथ साथ इसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है और जैसे जैसे साल बढ़ते आ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, जिस तरीके के अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स के, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, जिस भी तरीके की. स्टैटिक्स प्ले अ विटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में हो गया है, क्योंकि हमारे पास अगर किसी सर्वे को रिप्रेजेंट करना होता है तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं और डेटा जब अवेलेबल होते हैं तो सारे डेटा से एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन उस रिजल्ट को निकालने में स्टैटिक्स हमारा क्या करता है, हेल्प करता है. जैसे कि लाइन में क्या है, नाउ द स्टैटिक्स होल्ड द सेंट्रल पोजीशन in almost every field like agriculture, industry, sociology, the psychology, planning, economics, business management etc. हर एक सेक्टर में इसका सेंट्रल पोजीशन है. सेंट्रल पोजीशन क्यों है, सेंट्रल रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है. जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको समझाने का काम करता है, उनका रिजल्ट निकालने का काम करता है जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं. तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे द टर्म्स स्टैटिक्स वॉज द फर्स्ट यूज बाय द जर्मन साइंटिस्ट Gottfried Echeverria in 1794, the father of statics. इनको father of statics भी बोला जाता है. अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स की. तो मीनिंग क्या है इसका, तो स्टैटिक्स इज डिफाइन इन टू सेशन. अब स्टैटिक को दो सेशन में डिफाइन किया जाता है. पहला, the word statics are used as a plural and प्लूरल नाउन एज वेल एज अ सिंगुलर नाउन. तो इसको प्लूरल नाउन में और सिंगुलर नाउन में यूज किया जाता है. प्लूरल के सेंस में ये बात करें तो स्टैटिकल डेटा और द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. तो ये केवल डेटा होता है या न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. नॉर्मली अगर देखें सिंगुलर सेंस की अगर बात करें, इसको तो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. सिंगुलर सेंस होता है स्टैटिकल मैथड्स और स्टैटिकल टेक्निक्स की बात करता है. यानी कि हमारे पास जो डेटा होता है वो होता है प्लूरल सेंस में, लेकिन सिंगुलर सेंस की बात करें तो उन मेथड्स की बात करता है या उन टेक्निक्स की बात करता है जिससे हम इस डेटा को अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं. जैसे स्टैटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सेम सिचुएशन रखा गया है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस. प्लूरल सेंस में स्टैटिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है और सिंगुलर सेंस में जो सिंगुलर सेंस होता है उसमें स्टैटिकल मैथड्स इन्वॉल्व होती हैं. नॉर्मली अगर बात करते हैं तो अगर हम जब स्टैटिकल डेटा की बात करते हैं तो क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट और द न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली कलेक्ट है. तो इसमें डेटा में जो हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है उसको सिस्टमेटिक मैनर्स में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगुलर सेंस में तो उन मैथड्स की बात करता है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करने का, क्लासिफिकेशन करने का, प्रेजेंटेशन करने का, एनालिसिस करने का और इंटरप्रेट करने का काम करते हैं. अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा की, यानी कि प्लूरल सेंस की बात करते हैं. तो नॉर्मली इन द प्लूरल सेंस की अगर जब बात होती है तो स्टैटिकल मीन्स द न्यूमेरिकल फैक्ट और स्टैटिकल डाटा which is systematically collected. सॉरी, इसका सेंस प्लूरल में क्या कि वो डेटा जिसको सिंपली हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं फॉर आवर फ्यूचर प्लानिंग और द अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट.
इन अदर वर्ड्स की अगर बात करता है, इट्स रेफर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जो क्या होता है न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर हम बात करते हैं डाटा में रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ नॉलेज, ये डाटा किससे रिलेटेड था? उनसे जिस सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं, जिसको डेटा जो कलेक्ट करना होता है। जैसे मुझे डेटा कलेक्ट करना है एजुकेशन के मामले में, तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूंगा। ठीक इसी तरीके से बिजनेस जैसी होती है, उसके हिसाब से लोग उस डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं और उसको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इन इकोनॉमिक्स द न्यूमेरिकल डेटा में बी रिलेटेड टू द इनकम। इकोनॉमिक्स में क्या होगा? वो इनकम से रिलेटेड होगा या फिर एक्सपेंडिचर से या एम्प्लॉयमेंट से या ग्रोथ रेट से। तो जैसा सेक्टर होगा उसके हिसाब से डेटा को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। अब इसमें डेटा का सिचुएशन क्या होता है? ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं इसमें और क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं। जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, द स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स लाइक अ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द यूके हैज इंक्रीज द 50 मिलियन टन्स इन 1955, 1966 टू 60.5 मिलियन टन्स इन 2005 एंड 6 इज अ क्वांटिटेटिव फैक्ट। अगर देखें तो जैसा इसमें बताया गया कि यूएस में क्या हुआ, यूएस में 1995 से 96 के बीच में जो व्हीट की प्रोडक्शन थी वो 50 मिलियन टन्स थी, और जब यही प्रोडक्शन अगर बात करें 2005 और 6 की तो उसमें ये लगभग 60.5 मिलियन टन्स थी। तो ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो पूरी तरीके से क्या है? क्वांटिटेटिव फैक्ट यानी क्वांटिटी को बताने का काम कर रहा है। दूसरा क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो इकोनॉमिक इज आल्सो यूज द क्वालिटेटिव डाटा, ये क्वालिटेटिव डाटा के रूप में भी इस्तेमाल करता है। क्वालिटेटिव क्या होता है? द क्वालिटेटिव फैक्ट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिंगल पर्सन और अ ग्रुप पर्संस दैट दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल, द स्टेटस ऑफ अ लेबर एज अ स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड एक्सेट्रा। तो नॉर्मली अगर देखें तो जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन नहीं आता, नंबर्स नहीं आते। जैसे क्या होता है इसमें कि लेबर्स की बात की है तो लेबर हमारे किस तरीके से होते हैं? 2 तरीके 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला स्किलफुल हो सकते हैं और अनस्किलफुल और हाईली स्किलफुल हो सकते हैं। तो ये जो है वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि क्वांटिटी को। अकॉर्डिंग टू द बाउले, द स्टैटिक्स इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द इंक्वायरी द प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। तो कहता है ये उस तरह का डेटा होता है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं जो एक प्ले सकता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि अगर हम देखें हमको क्या चाहिए, हमको हमारे कस्टमर कितने हमको ये जानना है, तो हमको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, हमको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम अपने कस्टमर्स को कैलकुलेट कर सकें कि हमारे अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, हमारे अपने कस्टमर क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉर्सेस सेक्रिस्ट, नॉर्मली अगर इनकी बात करते हैं तो बाय स्टैटिक्स वी मीन्स aggregate of facts affected to the market extended by the multiplicity of the senses, numericals expressed, enumerates or estimated according to the reasonable stands of accuracy। अगर देखें तो नॉर्मली इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने कहा कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जितने भी तरह के फैक्ट्स होते हैं टू अ मार्क्ड एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिकेशन द सेंसस के रूप में अगर जो हमारे पास फैक्ट आते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस के रूप में, यानी न्यूमेरिकली अगर देखें तो हमारे पास जो डेटा अलग अलग कैटेगरी में होता है उसको एक्सप्रेस करने के फॉर्मेशन में लेके आते हैं, न्यूमरेटर के रूप में जनगणना वाली जो सिचुएशन आती है, और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंड ऑफ एक्यूरेसी, जो क्या करता है एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतर फॉर्मेशन के साथ एक ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक्यूरेसी कलेक्ट इन द सिस्टमैटिक मैनर्स फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो क्या कहता है कलेक्ट कहता है पहले से निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के पर्पस पे। अब हम बात करते हैं प्लूरल सेंस की। जब प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो इसमें कहता है स्टैटिक्स आर द न्यूमेरिकल फैक्ट्स बट दिस फैक्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो फैक्ट्स बताए गए तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें पहला था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या होता है? एग्रीगेट फैक्ट्स होता है तो इसमें नॉर्मली 2 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द सिंगल फिगर इवन through the numerical express does not constitute the statics because the such figure are unrelated and cannot be compared। तो यहाँ पे जैसा बोला गया कि एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट फैक्टर होना चाहिए, यानी कि अगर देखें तो जितने भी डेटा हमारे पास है सब के सब हमारे पास होने चाहिए। लेकिन अगर सिंगल डेटा की बात करते हैं तो वो पार्ट तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डज नॉट द कंस्टिट्यूट्स
द स्टैटिक्स। तो न्यूमेरिकली अगर हम उसको सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कंस्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसका किसी के साथ कंपेयर नहीं करता, तो वो व्यू जो होनी चाहिए वो रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कि सिंगल डेटा कभी स्टैटिकल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अ सेट ऑफ नंबर्स और एन एवरेज ऑफ आर कॉल्ड। अगर देखें तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स होता है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स का एक सेट होता है या फिर उनका एवरेज होता है, जिसको हम स्टैटिक्स कह सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया स्कोर 200 इन इट्स फर्स्ट इनिंग्स। तो फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने 200 किया है, तो ये क्या स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है। माई मंथली इनकम इज 10,000, ये भी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसका कंपेयर नहीं किया जाए, ये अगर मान लीजिए इंडिया ने 200 किया तो इंग्लैंड ने 300 किया, तो ये कंपैरिजन हो सकता है, तो स्टैटिकल फॉर्मेशन हो सकता है। अगर उसका कंपैरिजन नहीं हो, मतलब माई मंथली सैलरी इज माई मंथली इनकम इज 10,000, अगर दूसरे का 20,000 है तो उसके साथ कंपेयर, जब तक वो कंपेयर नहीं होगा प्रॉपरली, इंफॉर्मेशन जो होगा स्टैटिकल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ लिखा भी है मैंने, दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ स्टैटिक्स एज नॉन कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैं क्लास में फर्स्ट आया, अगर मैं अकेला हूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, अफेक्टेड बाय द मल्टीसिपेटिंग ऑफ सेंसस की अगर बात करें तो नॉर्मली देखें स्टैटिक्स और द फिगर आर अफेक्टेड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स एट द सेम टाइम अराउंड देम। अगर देखें तो स्टैटिक्स की जब भी बात करते हैं तो वो क्या करता है, एक ही टाइम में बहुत सारे मल्टीपल डेटा को, नंबर्स को एक साथ अफेक्ट करने का काम करता है। स्टैटिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर्स। तो स्टैटिक्स का जो डेटा होता है वो किसी एक सिंगल फैक्टर से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरीके से अगर तालाब से हम एक बाल्टी पानी निकाल लें तो तालाब का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम क्या करते हैं, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर कोई एक नंबर इधर उधर होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ता। इन स्टैटिक वी हैव टू स्टडी द ज्वाइंट इफेक्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन अ सिंगल आइटम्स। अगर देखें तो एक सिंगल आइटम पे बहुत सारे जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है या ज्वाइंट इफेक्ट क्या होता है, हम उसको स्टडी करने का काम करते हैं। यानी कि सिंगल डेटा से हम किसी को इफेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक दुकान वाला है, उसके दुकान पे लोग बहुत सारे लोग जाते हैं और एक ही तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक नहीं आया तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। आगे हम बात करें डाटा रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटीज के जो डेटा होते हैं वो प्राइस ऑफ कमोडिटीज से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ नॉर्मली लिखा भी गया है द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज अ डिमांड, सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टेस्ट, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे वो पॉइंट है जो क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्या करते हैं, कमोडिटीज के प्राइस से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो डेटा जो हमारा होता है वो न्यूमेरिकली फुल्ली क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो इसमें जो भी एक्सप्रेशन होता है वो न्यूमेरिक्स में होता है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर और फिगर। तो इसमें डेटा में, यानी कि हम स्टैटिक्स की जब भी बात करते हैं तो जितने भी डेटा हमारे रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे नंबर में होंगे या किसी न किसी फिगर में होंगे। इसमें कहता है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन सच एज अ रिच, पुअर, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ओल्ड, यंग, टॉल, शॉर्ट एक्सेट्रा डू नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिक्स। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टैटिक्स में कन्वर्ट नहीं करते, हम इसको स्टैटिक्स का डेटा नहीं मानते। किस सिचुएशन में, क्योंकि ये क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें नंबर नहीं होता और जब तक नंबर नहीं होगा हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एन्यूमरेट और द एस्टिमेटेड की अगर बात करें तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है, एस्टिमेशन होता है, वो क्या चीज़ होती है। तो नॉर्मली कहता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स और द स्टैटिकल डेटा कुड बी gathered or the collected either by the actual, continuing or the estimation। तो अगर नॉर्मली देखें तो इसमें क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, या तो इसमें कलेक्शन का बहुत सारा मेथड है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेशन से या तो खुद जाके कलेक्ट किया जाता है, किसी सोर्सेज से रिसीव कर लिया जाता है। इसमें कहता है व्हेन द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज, डाटा आर एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द पावरफुल टेक्निक्स ऑफ द सैम्पलिंग एंड द एस्टिमेशन। तो नॉर्मली देखें अगर हमारे पास डेटा हो जो बहुत ज़्यादा हो, जब ज़्यादा डेटा होगा तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स को या फिर किसी और मेथड्स को यूज करके उसको क्लेरिफाई करने का काम करते हैं।
अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है कि व्हेन वी से द 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 11, तो अगर हम ये कहें कि 50 स्टूडेंट्स हमारे क्लास 11 में प्रेजेंट है एंड वी आर एन्यूमरेटिंग द नंबर एक्चुअल काउंटिंग, तो अगर हम उसको इन्यूमरेट कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो वास्तविकता देखें तो वो एक्चुअल काउंटिंग का फॉर्मेशन होता है। बट व्हेन वी एस्टिमेट द 50,000 सेपरेट स्पेक्टेटर्स आर प्रेजेंट इन क्रिकेटर, अगर देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हम 50,000 जो सपोर्टर्स होते हैं क्रिकेट के या जो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं वो स्टेडियम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इट डज नॉट मीट एन एग्जैक्ट नंबर। ये अप्रॉक्स वाली सिचुएशन में क्या होता है, ये एग्जैक्ट नंबर को बता नहीं सकता, क्लियर नहीं कर सकता। इट मे बी अ फ्यू हंड्रेड मोर और फ्यू हंड्रेड लेस, तो ये एक्सेप्ट जब हम करते हैं कि एक होप मांग सकते हैं कि लगभग 50,000 की जनसंख्या बैठी हुई है, तो वो कहीं ज़्यादा भी हो सकती है कुछ और कुछ कम भी हो सकती है। तो ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। अब रीजनेबल डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की, यानी कि इसकी शुद्धता कितनी होती है, कितना क्लियर होता है, कितना ट्रू एंड फेयर होता है, तो नॉर्मली स्टैटिस्टिकल डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द एन्यूमरेटर आर सपोज्ड टू बी एक्यूरेट एंड द prices the degree of accuracy of estimated value depend on the nature and the purpose of the inquiries, तो ये purpose of the inquiry और nature के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली जिससे पहले का स्टैटिक डेटा आर द कलेक्टेड बाय द एन्यूमरेटर्स आर सपोज टू एक्यूरेट, तो जब हम एन्यूमरेटर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो ये मान चलेंगे कि वो एक्यूरेट ही है। यानी कि अगर कोई कैलकुलेशन करने खुद जाता है, खुद डेटा को की क्वेरी करता है, तो वो क्लियर ही होगा, हम ये मान सकते हैं। सिस्टमैटिक मैनर्स की अगर बात करें, सिस्टमैटिक मैनर्स की बात करें, डाटा कलेक्टेड इन द हैपेंस देन एन अनसिस्टमैटिक मैनर्स में बी लीड टू इनकरेक्ट एंड मिसलीड द कंक्लूजन। अगर सिस्टमैटिक मैनर्स में डेटा को कलेक्ट ना किया जाए, उसको सही तरीके से न रखा जाए, तो वो क्या कर सकता है, जो रिजल्ट हो सकता है उसको मिसलीड कर सकता है, गलत रिजल्ट भी दे सकता है। एंड द प्री डिटरमाइंड पर्पस, ये जो डेटा कलेक्ट होता है वो पहले से ही निर्धारित कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के आधार पे ही किया जाता है, यानी कि प्री डिटरमाइंड होता है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो डेटा होती है उनके साथ एक रिलेशनशिप को जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, द स्टैटिस्टिकल डेटा में बी कंपेयर्ड पीरियड वाइज, रीजन वाइज। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जीनियस स्कूल दिल्ली एंड द AK स्कूल न्यू दिल्ली, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया दो अलग अलग प्लेस से, दो अलग अलग स्कूल से, ये एक क्या है, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप को जनरेट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स एज अ स्टैटिकल मैथड्स, यानी सिंगुलर सेंस की अगर बात करें, तो अभी तक हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे थे, अब हम सिंगुलर सेंस की बात करें। तो सिंगुलर सेंस में जैसे आपको पहले ही बताया गया था, इन सिंगुलर सेंस द टर्म्स स्टैटिक मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिक्स और द स्टैटिकल मैथड्स, तो इसमें स्टैटिकल मैथड्स की बात करता है। आगे अगर बात करते हैं तो स्टैटिक्स मे बी डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन इन विच इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर मेथड में क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, उसको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, उसके रिजल्ट को तक लाने का काम करते हैं उस डेटे को। तो नॉर्मली अगर अकॉर्डिंग टू सम आंसर देखा, द स्टैटिक इज द साइंस व्हिच इज डील विद द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड थ्रू द सम लाइट ऑन द स्पेयर ऑफ इंक्वायरीज, यानी कि कुछ बेसिक्स या कुछ प्री डिफाइंड इंक्वायरीज पे जो कलेक्शन किया जाता है उसको क्लासीफाई करना, उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना ही क्या कहलाता है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स की अगर देखें तो स्टेज ऑफ स्टैटिक्स में तो पहला जो स्टेज होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, दूसरा उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, तीसरा उसका प्रेजेंटेशन होता है, चौथा उसका एनालिसिस होता है, और पांचवें की बात करें तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है, जो ये बताता है कि एग्जैक्टली जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका रिजल्ट क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो, थैंक यू।